नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच मी डेली में। आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग, हिंदी में कहूं तो क्रम निर्धारण। ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल, यूपीएससी, इन सभी में आपको रैंकिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई जगह इसको रैंकिंग टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट आज करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो के एंड तक आपको रैंकिंग अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, टॉपिक में हम बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताने से पहले आप थोड़ा सा, मैं वैसे ही आपको ओवरव्यू दे देता हूं, समझिए। होता क्या है रैंकिंग में, आपको मान लीजिए एक या एक से ज्यादा व्यक्ति की रैंक दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की रैंक मुझे पूरी रो में या पूरी क्लास में किसी एक व्यक्ति इंडिविजुअल की रैंक मुझे लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से दे दी। एग्जामिनर मुझसे अब टोटल पूछेगा कि क्लास में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस बोलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। सबसे पहला बेस कॉन्सेप्ट या बेसिक फॉर्मूला जो है इस टॉपिक का वो है कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल पर्सन। जरूरी नहीं कि व्यक्ति हमेशा हॉरिजॉन्टल रो में बैठे हो, इट मे बी वो वर्टिकल या कॉलम बेस बैठे हो। तो वहां पर रैंक कैसे दी जाएगी? टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल। बस लेफ्ट की जगह टॉप, राइट की जगह बॉटम आ जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बना कि जब भी किसी एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से मुझे रैंक दे रखी है, टोटल पूछा, तो मैंने नॉर्मली देखा कि ये व्यक्ति मुझे दोनों तरफ से दिया है, इसका मतलब मैंने इसको पूरी क्लास में 2 बार गिना। तो मैंने क्या काम किया टोटल निकालने के लिए? लेफ्ट की रैंक प्लस राइट की रैंक माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल। 1 क्यों घटाया? 1 इसलिए घटाया क्योंकि इस व्यक्ति को मैंने 2 बार गिना है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा? मान लीजिए मुझे लेफ्ट रैंक निकालनी है, तो लेफ्ट रैंक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, इक्वल्स के इधर चले जाएगा प्लस, ये माइनस 1, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल प्लस 1 माइनस राइट रैंक। उसी प्रकार राइट रैंक निकालनी है तो टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट रैंक। तो ये तो एक ही फॉर्मूले के 3 पार्ट होंगे। इसके अलावा अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले को यूज करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि in a row of boys, Ramesh is 18th from the left and is 19th from the right. Find the total person in the row. किसी लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18, दाएं से 19 है। तो देखिए क्या करना है, बाएं से कितना है? 18, दाएं से कितना है? 19। हमने क्या काम किया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 37 माइनस 1 इक्वल्स टू 36। तो टोटल पर्सन कितने इस रो में? 36। इस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है यूज ऑफ स्टेटमेंट कनेक्टिंग वर्ड, मतलब कनेक्टर्स भी हम इसको कह सकते हैं। ऐसे शब्द जो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे यहां पर मैंने एंड लिखा था, ये भी एक प्रकार का कनेक्टर है। तो ऐसे ही 2 प्रकार के कनेक्टर होते हैं हमारे पास, एंड और बट। इसको हम फर्स्ट कैटेगरी में डालते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में क्यों? क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट पर्सन या एक्टिव पर्सन को कॉल करते हैं। जबकि W से शुरू होने वाला कोई भी कनेक्टर, कोई भी मतलब कोई भी, हु हो, हुम, हुज, विच, इनमें से कुछ भी हमेशा सेकंड पर्सन या नियरेस्ट पर्सन को कॉल करता है। एग्जाम्पल से समझना है तो यहां पर समझिए, लिखा है A is third to the right of B and is fifth to the left of C. A B के दाईं ओर तीसरा और C के बाईं ओर 5वां है। तो दोनों बार बात किसकी करी जा रही है? इस फर्स्ट पर्सन या फिर A की, कि A जो है वो B के राइट में तीसरा है और C के लेफ्ट में 5वां है। यहीं पर अगर मैं दूसरे टाइम या दूसरे क्वेश्चन में इसको पढ़ूं तो क्या लिखा है? A is third to the right of B. A B के दाईं ओर तीसरा है. Who is fifth
टू द लेफ्ट ऑफ सी। हु किसको कॉल करता है, मैंने बताया नियरेस्ट पर्सन। नियरेस्ट कौन है, जो हु के ठीक पहले है, तो कौन है इस समय बी। इसका मतलब मैंने कहा ए जो है वो बी के दाईं ओर तीसरा है, बी जो कि सी के लेफ्ट में पांचवा है। इस समय सी के लेफ्ट में कौन आ गया, डी। पिछली बार कौन था, ए। तो यही फर्क पड़ता है करेक्टर्स से, इसीलिए हमें करेक्टर्स को समझना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, एंड और बट हमेशा फर्स्ट पर्सन या एक्टिव पर्सन। एक्टिव पर्सन मतलब जिसकी बात फिलहाल में चल रही थी, आगे भी उसी की चलेगी। W से शुरू होने वाले करेक्टर हमेशा सेकंड या नियरेस्ट पर्सन, जो नजदीक है बात उसकी चलेगी। आप इन दोनों पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट कि जब मुझे लेफ्ट से आना है राइट को जाना है, या राइट से आना है लेफ्ट को जाना है, तो वैल्यू कब प्लस होगी और कब माइनस होगी, इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ दो कीवर्ड लिखे हैं, फ्रॉम और टू। ऊपर मैंने लिखा है कि फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि टू जो है वो एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां से गिनती शुरू करनी है, यहां खत्म करनी है। तो अगर मैं लेफ्ट से आ रहा हूं और राइट को जा रहा हूं, कैसे आ रहा हूं, देखिए मैं लेफ्ट से गिनती गिनता हुआ आया और इसके राइट में जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए मैं और आगे ही तो बढ़ रहा हूं। इसका मतलब लेफ्ट के बाद जब भी राइट जाना होगा वैल्यू को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए मैं राइट से आ रहा हूं और इसके लेफ्ट में जा रहा हूं, राइट से आ रहा हूं लेफ्ट में जा रहा हूं, फिर से देखिए आगे ही बढ़ रहा हूं, इसका मतलब यहां पर भी वैल्यू हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मान लीजिए मैं लेफ्ट से गिनता हुआ आया और इसके लेफ्ट में ही चला गया, मतलब पीछे चला गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। और इसी प्रकार मैं राइट से गिनता हुआ आया और वापस राइट को चला गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए वैल्यू कब जुड़ेगी और कब घटेगी। ये हो गए रैंकिंग के तीन बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट कर दूं, क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, एक रैंकिंग का कॉन्सेप्ट, दूसरा कनेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, तीसरा हमें कब आगे बढ़ना है कब पीछे हटना है, इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम सीधे करेंगे क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आगे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन रैंकिंग के 3 से 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप 1 फाइंडिंग टोटल और रैंक। हमें जब टोटल निकालना हो या किसी व्यक्ति की रैंक निकालनी हो फ्रॉम लेफ्ट राइट या फ्रॉम टॉप और बॉटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है हिमानी इज 12th फ्रॉम द टॉप एंड इज 19th फ्रॉम द बॉटम। देखिए यहां पर मुझे दिख रहा है कि हिमानी की रैंक टॉप से 12th है, बॉटम से 19 है। हमसे पूछा हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। हमसे कहा गया लड़कियों की एक पंक्ति में हिमानी बाएं से या टॉप से 12 और बॉटम से 19 है। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल, या टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक माइनस 1 इक्वल्स टू टोटल। तो मुझे यहां पर 12 और 19 को जोड़ना है। तो देखिए 9 और 2 11 हो गया हमारा, और ये हो गया 3, तो 31 माइनस 1। क्लास में या पंक्ति में लड़कियों की रैंक या लड़कियां कितनी हैं, 30 लड़कियां हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो सबसे सिंपल था। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया अनिल इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट। अनिल बाएं से 14 इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट। टोटल कितने हैं, 43 है। व्हाट इज अनिल पोजीशन फ्रॉम द राइट। अनिल की राइट से पोजीशन क्या होगी, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था कि राइट रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट रैंक। तो अब वही चीज मुझे करनी है, टोटल 43 है तो 43 प्लस 1 माइनस 14 आ जाएगा। तो ये हो गया 44 माइनस 14, आंसर हो गया फिर से 30। तो यहां पर अनिल की राइट से पोजीशन क्या होगी, 30 होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
2। तो जैसे ही हमें फॉर्मूले पता है तो ध्यान रखना ये टाइप 1 क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आशु इज 7th टू द राइट ऑफ सुमित। आशु सुमित के दाईं ओर सातवां है। लेट्स से सुमित यहां है तो इसके राइट में ये रहा आशु, कितना 7। इसके बाद हमसे कहा गया इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, क्लास में टोटल कितने हैं 39। इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द राइट। देखिए यदि इस सुमित की रैंक राइट से कितनी है 17 है, 17। अगर ये राइट से 17th है तो देखो आशु उससे कितना आगे मिलेगा 7। तो अब मुझे पता है मैं राइट से आ रहा हूं वापस राइट को जा रहा हूं तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 17 माइनस 7 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब इस आशु की फ्रॉम द राइट रैंक कितनी है 10 है। पूछा क्या है व्हाट इज द रैंक ऑफ आशु फ्रॉम द लेफ्ट। आशु की लेफ्ट से रैंक क्या होगी, राइट से मुझे पता है 10, मुझे कहां से निकालनी है लेफ्ट से, तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल प्लस 1 माइनस राइट रैंक लगेगा। यहां पर टोटल हमें पता है कितना है 39 प्लस 1 माइनस आशु की राइट रैंक कितनी है 10। तो इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या टाइप 1 अब आपसे हो रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करूं अगर, तो देखिए हमसे क्या कहा गया था, यहां पर मैं फिर से समझा देता हूं। हमसे कहा गया आशु है 7th टू द राइट ऑफ सुमित। सुमित के राइट में 7वां आशु है और इस सुमित की रैंक हमें राइट से 17 दी गई। तो देखिए हुआ क्या, मैं राइट से आ रहा हूं वापस राइट को जा रहा हूं, वैल्यू माइनस होगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, कितनी माइनस होगी जितना आगे, कितना आगे है 7, तो 7 घटा दिया तो 10। समझने की बात, जब मैं राइट से गिनूंगा तो पहले आशु आएगा बाद में सुमित, कितना पहले आएगा 7 स्थान, तो आशु की रैंक कितनी आ गई 10। बाकी क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये है हमारे टाइप 1 क्वेश्चन। ऐसे ही और भी क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 मतलब फाइंडिंग मिड पर्सन्स, जब हमें बीच में बैठे हुए लोगों को गिनना हो या बताना हो कि कितने लोग इन व्यक्तियों के बीच में बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 बेसिक मेथड होते हैं। पहला मेथड जिसको हम बेसिक मेथड कहते हैं, बेसिक मेथड में क्या है कि यदि हमें टोटल पर्सन हमें जब दिए हों और वो टोटल पर्सन ज्यादा हो उन 2 व्यक्तियों के रैंक के सम से। फॉर एग्जांपल मुझे ए बाएं से 10 दिया गया, बी दाएं से 15 दिया गया, तो 10 और 15 25, इन दोनों की रैंक का सम 25 आ रहा है। टोटल 25 से यदि ज्यादा है तो क्या करना है, तो मिड पर्सन बराबर हो जाएगा टोटल माइनस सम ऑफ रैंक। उन दोनों व्यक्तियों की रैंक का सम जितना भी था टोटल में से घटा देंगे, उतने लोग बीच में बैठेंगे। दूसरा ये है कि जब उन दोनों व्यक्तियों की रैंक का सम ज्यादा हो, जिन 2 व्यक्तियों की रैंक दी गई है उनकी रैंक का सम ज्यादा हो और टोटल कम हो। जैसे रैंक का सम मान लीजिए 25 आ रहा है और टोटल उसने कहा कि 18 जने हैं, तब क्या करना है, तो क्या होगा मिड पर्सन बराबर सम ऑफ रैंक माइनस टोटल प्लस 2। सम ऑफ रैंक माइनस टोटल प्लस 2। अब ये 2 कहां से आया, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो बेहद आसान है। देखिए टोटल व्यक्ति कम है, इन 2 व्यक्तियों की रैंक, मान लीजिए इस व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक दी गई है, इस व्यक्ति की राइट से रैंक दी गई है। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस व्यक्ति की रैंक तक आ रहा हूं तो ये व्यक्ति भी काउंट हो रहा है पहला वाला, और जब मैं राइट से इसको गिन रहा हूं तो ये व्यक्ति भी काउंट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति 2 बार गिने जा रहे हैं, तो वही 2 हम यहां लिख देते हैं। तो सम ऑफ रैंक माइनस टोटल प्लस 2 करके हमारे मिड पर्सन निकल जाएंगे। 2 बेसिक से कॉन्सेप्ट, अब उनको एग्जांपल के साथ यहां समझिए।
लिखा है इन अ रो ऑफ बॉयज A is 14th from the left, A की रैंक लेफ्ट से 14 है, एंड B is 9th from the right, और B राइट से 9 है। How many boys are there between A and B? A और B के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? If total boys in the row is 38, यदि टोटल 38 है तो इन दोनों के बीच में कितने जने बैठेंगे? निकालना बेहद आसान। मुझे क्या करना है, इस 14 और 9 को जोड़ना है। 14 और 9 को जोड़ा तो ये हो गया 23। टोटल कितने थे? 38। तो मैंने क्या किया, यहां मैंने देखा टोटल ज्यादा है, दोनों रैंक का सम कम है, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 38 माइनस 23, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 15 जने बैठे हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है इन अ रो ऑफ 19 बॉयज, यहां ध्यान रखना टोटल कितना है? 19। राज इज 15th फ्रॉम द राइट, राज दाएं से 15 है, एंड नीरज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, और नीरज लेफ्ट से 10वां है। देखो टोटल हमें दे रखा है 19 ही है, तो देखो टोटल कम है, 19 है। राज राइट से 15th था, और दूसरा व्यक्ति था नीरज, वो लेफ्ट से 10th था। तो कहानी कुछ ऐसी होगी। इसका मतलब जब मैं यहां से राज को गिन रहा हूं तो नीरज भी काउंट हो रहा है, जब मैं यहां से नीरज को गिन रहा हूं तो राज भी काउंट हो रहा है। इसीलिए कॉन्सेप्ट बना सम ऑफ रैंक माइनस टोटल प्लस 2। सम ऑफ रैंक कितना है इस समय? अगर मैं 15 और 10 को जोड़ दूं तो सम ऑफ रैंक हो गया 25। 25 तो रैंक का सम आ गया, जबकि टोटल कितने हैं? केवल 19 है। तो 19 प्लस 2 हमने कर दिया, 19 और 2 कितना हो गया? 21। तो 25 में से 21 गया, आंसर आ गया 4। इन दोनों के बीच में कुल मिला के 4 जने बैठे हैं। इसको हम ओवरलैपिंग केस भी कहते हैं। ध्यान रखना, नीचे वाले मेथड को हम बोलते हैं ओवरलैप केस, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं बेसिक केस। ठीक है, तो ओवरलैप क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं। जो व्यक्ति राइट से दिया जा रहा है वो लेफ्ट में बैठा है, जो लेफ्ट से दिया जा रहा है वो राइट में बैठा है। तो मिड पर्सन के ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और दोनों पे ही बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन करा है। आप जब भी मिड पर्सन निकालने के लिए देखेंगे इन्हीं में से कोई कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मिड पर्सन भी अब आप इजिली निकाल लेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे दिया, और ये फॉर्मूला बना कैसे ये मैंने यहां समझा भी आपको दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर, कि टाइप 3 क्वेश्चंस कैसे होते हैं। टाइप 3 होते हैं इंटरचेंज रैंक के क्वेश्चंस। अब हम उनको देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 3। टाइप 3 मतलब मैंने बताया था इंटरचेंज रैंक। जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा है, सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अखिल इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विकास इज 19th फ्रॉम द राइट। अखिल लेफ्ट से 17 है और विकास राइट से 19 है। इन अ रो ऑफ बॉयज, लड़कों की एक पंक्ति में। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब ये इंटरचेंज मतलब होता क्या? इंटरचेंज मतलब आपस में स्थान बदल लेना। इसका मतलब यहां जहां अखिल बैठा है यहां विकास बैठ जाएगा, और जहां विकास बैठा है यहां अखिल बैठ जाएगा। इंटरचेंज देयर पोजीशन रिस्पेक्टिवली, देन अखिल बिकम्स 28 फ्रॉम द लेफ्ट। तो हुआ क्या देखिए, अब अखिल नाम का व्यक्ति हमें यहां नहीं मिलता, मैंने इसको कट कर दिया। अखिल कहां मिलता है? यहां। और विकास यहां नहीं मिलता, विकास कहां मिलता है? यहां। तो ध्यान रखना, जब भी हम इंटरचेंज रैंकिंग कर रहे हैं ऊपर वाला फिगर गलत है, नीचे वाला सही है। हम हमेशा नाम ऊपर लिखेंगे, रैंक नीचे लिखेंगे। ऊपर वाले नाम को कट कर देंगे, नीचे उनके नाम को रिप्लेस कर देंगे। अब ये एक्चुअल पोजीशन है। उसने कहा जगह बदलने के बाद अखिल बिकम्स 28 फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए अखिल की रैंक मुझे राइट से तो पता है ही, अब मुझे कहां से उसने दे दी? लेफ्ट से दे दी। और कितनी दे दी उसने? 28। अब मुझसे टोटल निकालने के लिए पूछा, तो हमें पता है जब एक ही व्यक्ति की रैंक दोनों ओर से मिल गई तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 टोटल आ जाएगा। तो 9 और 8 17 का 7 हासिल लगाए, 2 और 2 4 47 माइनस 1 46।
तो टोटल कितने जने हो गए 46। तो पहले का आंसर हो गया 46। दूसरा क्या पूछा है, फाइंड द रैंक ऑफ विकास फ्रॉम द राइट आफ्टर इंटरचेंज। इस विकास का स्थान जगह बदलने के बाद दाएं से बताओ। तो देखो मुझे विकास की रैंक लेफ्ट से पता है कितनी 17, टोटल मेरे पास है कितने 47। तो मैं इसकी रैंक कैसे निकालूंगा, राइट रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट रैंक। तो टोटल कितना है 46, 46 प्लस 1 माइनस 17, तो ये हो गया 47 माइनस 17, आंसर आ गया 30। तो इस विकास की रैंक जगह बदलने के बाद राइट से कितनी होगी 30 होगी। तो इस तरीके से हम इंटरचेंज रैंकिंग को भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना इंटरचेंज रैंकिंग कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें जो निकालना है फाइंडिंग टोटल फाइंडिंग रैंक वही कॉन्सेप्ट लगता है, बस फिगर इंपॉर्टेंट है। आपने फिगर सही बनाया एक बार में आंसर हमेशा सही करोगे। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा है, इसका फिगर मैं यहां बना रहा हूं, लिखा है नीतू इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट। नीतू लेफ्ट से कितनी है 8 है, एंड सुधा इज 13 फ्रॉम द राइट। सुधा दाएं से कितनी है 13 है। If they interchange their position, then Sudha becomes 25th from the right. अब इन्होंने आपस में अपना जगह बदल ली, इसका मतलब अब ये सुधा यहां ना बैठ के कहां बैठेगी यहां, और ये नीतू यहां ना बैठ के कहां बैठेगी यहां। इसके बाद सुधा की रैंक कितनी हो गई राइट से 25 हो गई। भाई लेफ्ट से तो मुझे पता ही 8 है, राइट से कितनी दे दी 25 हो गई। तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। आंसर आप मुझे कहां देंगे, कमेंट में देंगे। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रैंक ऑफ नीतू फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंज। यहां से आप टोटल निकालोगे तो टोटल में क्या करोगे +1 और माइनस कितना कर दोगे 13 कर दोगे। तो क्या निकल के आएगी, नीतू की लेफ्ट रैंक निकल के आएगी। इसका आंसर भी आप मुझे कहां दोगे, कमेंट में दोगे। बात समझ में आ गई। तो इंटरचेंज रैंकिंग के सभी क्वेश्चंस में सबसे आसान होती है, आपको बस फिगर को मेंटेन करना है। ध्यान रखना पहले शुरुआत में जो फिगर है वो हमेशा गलत होगा, नीचे वाला फिगर हमेशा सही होगा। क्यों, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों ने आपस में अपना स्थान परस्पर बदल लिया है। तो ये हो गया हमारा इंटरचेंज रैंकिंग। अब रैंकिंग के लास्ट टाइप के क्वेश्चन, मिनिमम और मैक्सिमम वाले क्वेश्चन। जब मिनिमम पर्सन या मैक्सिमम पर्सन हमसे पूछता है, टोटल ना निकलते हुए मिनिमम और मैक्सिमम निकलता है, उसको कैसे करते हैं, तो वो अब हम देखेंगे टाइप 4 में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 4 मिनिमम और मैक्सिमम पर्सन। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रैंकिंग का, पेपर में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अब लेते हैं, लिखा है राजीव इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड निशा इज 18th फ्रॉम द राइट। फिर से अगर मैं फिगर बनाऊं तो मुझे राजीव की रैंक 8th दी है लेफ्ट से और निशा की दी गई है 18th फ्रॉम द राइट। हमसे कहा गया इफ देयर आर 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, इनके बीच में 5 जने बैठे हैं। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चनों में डिफरेंस क्या है। जब हम टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं फाइंडिंग रैंक या फाइंडिंग टोटल, वहां पर हमें बताया जाता है कि निशा इज टू द राइट ऑफ राजीव या राजीव इज टू द लेफ्ट ऑफ निशा। जबकि इस क्वेश्चन में हमें एक व्यक्ति केवल लेफ्ट से दिया, एक व्यक्ति केवल राइट से दिया और मुझसे कहा गया इनके बीच में इतने जने हैं। तो अब हमारा फिगर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि राजीव यहां पर हो, 5 जने यहां हो और निशा इसके बाद हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राजीव 8वां हो और निशा इससे पहले हो, क्योंकि भाई हमें इनके बीच में ही तो 5 जने दिए हैं। तो हमारा फिगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। अगर ऐसा होगा जिसको हम ओवरलैप केस कहते हैं तो यहां से निकलेगा मिनिमम, और अगर ऐसा होगा जिसको हम नॉर्मल केस कहते हैं तो यहां से निकलेगा मैक्सिमम। बात समझ में आ गई। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि मिनिमम मैक्सिमम निकल रहा है या टोटल निकल रहा है, बहुत आसान है। जब भी हमें एक व्यक्ति लेफ्ट से एक व्यक्ति राइट से दिया जाए तो जिसकी भी रैंक कम दी गई है, इस समय कम किसकी दी गई है, राजीव की। कितनी दी गई है 8।
तो हमने कहा जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो, जिस व्यक्ति की रैंक कम दी गई है, जैसे 8 दी गई है, आप इसकी रैंक में से एग्जैक्टली 2 घटा दो। कितना घटा दो? 2 घटा दो। और देखो 2 घटाने के बाद नंबर क्या आया? नंबर आया 6। तो अगर बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या 6 या उससे कम हो, जैसे इस समय 5 है, 5 6 से कम होता है, तो ध्यान रखना ऐसे में मिनिमम और मैक्सिमम निकलेगा, हम टोटल नहीं बता सकते। लेकिन अगर बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या 6 से ज्यादा होती, मान लीजिए 7 या 8, तो भाई ऐसा केस बन ही नहीं सकता था, क्योंकि राजीव से पहले इतनी सीट अवेलेबल नहीं है कि निशा उससे पहले बैठ पाती, तो हमारा यही केस बनता और ऐसे में हम टोटल निकाल लेते। लेकिन इस समय क्योंकि बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या 5 है और पीछे सीट अवेलेबल है 6, इसका मतलब निशा राजीव से पहले भी आ सकती है। तो फिर से रिपीट कर दूं, जिसमें भी कम रैंक दी हो या जिस व्यक्ति की भी रैंक कम दी गई हो, उसमें से 2 घटा के हम देखेंगे। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो, 2 घटा के देखेंगे क्या लोग पीछे भी बैठ सकते हैं या नहीं। भाई 2 घटा के आया 6, तो 6 जने राजीव से पहले बैठ सकते थे, तो निशा भी बैठ सकती है क्योंकि 5 ही जने हैं, है ना बीच में। तो अब हमसे पूछा गया है मिनिमम पर्सन, तो मिनिमम पूछा गया है, इसका मतलब ये वाला केस वैलिड नहीं, ये वाला केस है। तो अब टोटल कैसे या मिनिमम कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए मिनिमम कैसे आएगा। राजीव की रैंक 8 है, ठीक है, राजीव खुद लेफ्ट से कितना है? 8 है, और अगर ये 8 है तो इससे पहले कुल मिला के 7 जने होंगे, और निशा और राजीव के बीच में कितने जने बैठे हैं? 5। इसका मतलब निशा राजीव के रिस्पेक्ट में 6ठे नंबर पे बैठी होगी, हाँ या नहीं? बात समझ में आ गई? बीच में 5 है तो ये 6ठी होगी। तो अब राजीव खुद 8वां था और निशा की रैंक अगर मैं लेफ्ट से निकालना चाहूं तो बहुत आसानी से अब मैं निकाल सकता हूं, इससे 6 स्थान पहले है, मतलब निशा की लेफ्ट रैंक हो जाएगी 2 और राइट रैंक हमें दे रखी है 18। तो मिनिमम पर्सन क्या आ जाएगा? 18 और 2 20 माइनस 1 19 जने कम से कम होंगे इस पंक्ति में। अगर समझ में नहीं आया फिर से देखो, राजीव 8वां है, बीच में 5 है, तो इसका मतलब निशा 6ठी होगी इसके लेफ्ट में, क्योंकि ये मिनिमम केस है। तो 6 लेफ्ट में है, इसका मतलब इसकी रैंक में से 6 कम कर दूंगा, तो ये रैंक आ गई 2। लेफ्ट रैंक निशा की 2 है, राइट रैंक 18 है, तो टोटल या मिनिमम कितना आ गया हमारा? 19 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालना होता तो मैं क्या करता? 8 प्लस 5, 8 और 5 13 और 18 को जोड़ देता, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, मतलब 31 लोग मैक्सिमम और 19 लोग मिनिमम होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। मिनिमम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, जब एक व्यक्ति लेफ्ट से, एक व्यक्ति राइट से, और बीच में एग्जामिनर हमसे कहेगा कि इतने जने इनके बीच में हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसकी भी रैंक कम दी है उसमें से 2 घटा के देखेंगे क्या मिनिमम मैक्सिमम का केस बन सकता है। 2 घटाने के बाद जितनी भी वैल्यू आई, यदि उससे कम या उतने ही लोग बीच में बैठे हैं तो मिनिमम मैक्सिमम बनेगा। अगर उससे ज्यादा लोग बैठे हैं तो मिनिमम मैक्सिमम ना बन के क्या निकल सकता है? केवल टोटल निकल सकता है। तो चलिए आप करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कंडीशंस दे रखी है, लिखा है इन अ रो ऑफ बॉयज देयर आर 5 बॉयज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 5 जने बैठे हैं, ठीक हो गया। 8 जने बैठे हैं बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कितने जने बैठे हैं? 8। अब ध्यान देने वाली बात, ए और बी के बीच में 8 जने बैठे हैं तो ए पहले भी हो सकता है, बी भी पहले हो सकता है, ये तो नहीं दिया कि पहले कौन बाद में कौन। उसी प्रकार बी और सी में पहले सी भी हो सकता है, पहले बी भी हो सकता है। फिर हमसे कहा गया इफ ओनली 3 बॉयज आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, यदि सी से पहले केवल 3 जने बैठे हो, सी से पहले केवल 3 जने बैठे हो, इसका मतलब सी चौथा होगा बाएं से। समझ में आया कि भाई सी से लेफ्ट, सी के लेफ्ट में केवल 3 जने बैठे हैं, इसका मतलब सी चौथा होगा। अगर सी चौथा है, सी और बी के बीच में 8 जने, तो बी इससे पहले तो होगा नहीं,
बी इसके बाद ही होगा। कितने जने बीच में बैठाने थे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कौन होगा? बी होगा। फिर देखिए कंडीशन में हमने कहा था बी और ए के बीच में 5 जने हैं, तो देखो बी और ए के बीच में 5 जने, तो इसका मतलब ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है। अब हमसे पूछा क्या? एंड 21 बॉयज टू द राइट ऑफ ए, ए के बाद 21 जने बैठे हैं, फाइंड मिनिमम बॉयज। तो देखो ए के बाद 21 जने बैठाने, हमें ए के बाद बैठाने 21 और मिनिमम केस निकालना है। तो अब आप खुद समझिए, यदि बी के बाद ए यहां आएगा और इसके बाद 21 जने बैठेंगे तो ये पंक्ति में व्यक्ति ज्यादा हो रहे हैं, जबकि मुझे इस समय मिनिमम निकालना है। इसका मतलब ये ए यहां ना हो करके इस समय 1 2 3 4 5 जने बीच में, इसका मतलब ए ये होना चाहिए। और हमसे क्योंकि मिनिमम पूछा गया है तो देखो 4 रैंक इसकी, ए 7 हो गया, ए के बाद 21 बैठे हैं, उसमें हमने बी को भी गिन लिया, तो 21 + 7 28 जने मिनिमम होंगे। अगर मैक्सिमम निकालना चाहें तो ये वाला केस वैलिड मान लेंगे। अगर ये केस वैलिड है तो आप यहां से ए की रैंक निकालिए, ए की लेफ्ट रैंक आ जाएगी 19, उसके बाद 21 बैठे हैं तो 19 और 21 को जोड़ देंगे तो ये 40 क्या आ जाता? मैक्सिमम आ जाता। लेकिन अभी क्योंकि मिनिमम पूछा है तो 28 इज माय आंसर, ये है मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट करूं, ए और बी के बीच में 5 जने थे, तो भाई उनके बीच में 5 जने हैं तो इसका मतलब ए पहले भी हो सकता है, बाद में भी। बी और सी के बीच में 8 जने, बी पहले भी हो सकता है, बाद में भी। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कहां से हुआ? उसने कहा सी से पहले केवल 3 जने बैठे, इसका मतलब सी चौथा है, और अगर सी चौथा है तो बी इसके बाद आएगा। बीच में हमने 8 जने बैठा दिए, और बी और ए के बीच में कितने जने थे? 5। क्योंकि निकालना था मिनिमम तो मैंने ए को पहले बैठा दिया, अगर मैक्सिमम निकालना होता तो मैं ए को बाद में बैठा देता, है ना सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जिसमें में से मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछा गया है, इसका आंसर या इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि अब मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक पे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि रैंकिंग बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीच मी डेली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीच मी डेली चैनल में। धन्यवाद।